हार्दिक नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हमारा विषय है भाषा का अर्थ, भाषा की परिभाषा और विविध रूप। भाषा शब्द का प्रयोग अनेक अर्थ में प्रचलित है। भावाभिव्यक्ति के सभी साधनों को सामान्य रूप से भाषा कह दिया जाता है। यानी मनुष्य जितने भी तरीक़ों से अपने विचार अथवा भावों को व्यक्त करता है वो सारे के सारे भाषा के अंतर्गत ही आते हैं। इस प्रकार के अर्थ में पशु पक्षियों की बोली, इंगित, विभिन्न संकेत, इशारे और मानव की भाषा को भाषा शब्द के द्वारा ग्रहण किया जाता है। जो इशारे किए जाते हैं जिनसे अभिव्यक्ति होती है, वक्ता या इशारे करने वाले का अर्थ, अभिप्राय इशारा देखने वाला महसूस कर लेता है। पशु पक्षियों के द्वारा बोलना, ये सारे के सारे भाषा की श्रेणी में आएंगे। पशु पक्षियों आदि की बोली, पशु पक्षियों की बोली के लिए भी भाषा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुत्तों की भाषा, बंदरों की भाषा, कभी कहते हैं गाय की भाषा, जानवरों की भाषा, पक्षियों की भाषा। तुलसीदास ने रामायण में कहा है, समझो ही खग खग ही की भाषा, या खग जाने खग ही की भाषा। यानी पक्षी की भाषा पक्षी ही समझता है। इंगित, इशारे जो होते हैं इनको भी भाषा कहा जाता है। हाथ, आँख, सिर आदि के हिलाने आदि के द्वारा अर्थों की व्यक्ति की जाती है, वो भी भाषा है। आप हाथ से कोई इशारा कर रहे हो, आँख से कोई इशारा कर रहे हो, पाँव से कोई इशारा कर रहे हो, सिर को हिला रहे हो, कभी ऊपर कभी नीचे, वो भी एक भाषा का ही स्वरूप है। संकेत, चिन्ह या सांकेतिक भाषा। स्काउट, सैनिक, नागरिक आदि लोग कुछ ऐसे सांकेतिक चिन्ह इस्तेमाल करते हैं या झंडे इस्तेमाल करते हैं जिसकी सहायता से दूरस्थ साथियों को संदेश भेजे जा सकते हैं या अपनी बात कही जा सकती है कि वो लाल रंग के झंडे से क्या कहना चाहते हैं। रेलवे का गार्ड लाल रंग के झंडे एक संकेत है, उससे वो कहता है गाड़ी रुको। हरे रंग की झंडी से वो कहता है गाड़ी चलो। ये भी भाषा है। गार्ड की लाल और हरी झंडी, रेलवे लाइन पर लगे लाल और हरे सिग्नल, बड़े नगरों में चौराहों पर लगे लाल, हरी और पीली बत्तियां रुकना और जाना अर्थों को प्रकट करते हैं। कहीं तो वो कहते हैं अगर लाल हैं तो इसका मतलब रुकिए, और हरा है तो चलिए। अब बात करेंगे मानवीय भाषा। मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए जिस व्यक्तवाणी का उपयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए जिस व्यक्तवाणी का प्रयोग करता है वो भाषा कहलाती है। विचार करने से ज्ञात होता है कि उपयुक्त तीन जो भेद हैं वो स्पष्ट हैं। यानी पशु पक्षियों की बोली, इंगित या इशारे, सिग्नल आदि, इनके द्वारा ये हम कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति तो की जा सकती है, लेकिन गंभीर भावों के अर्थों की अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो गंभीर बातें हैं, वो नहीं कही जा सकती। भाषा विज्ञान में जिस भाषा का ग्रहण है वह सांकेतिक आदि से भिन्न मानवीय व्यक्तवाणी है। भाषा विज्ञान में हम जिसका अध्ययन करते हैं वह मानवीय वाणी का अध्ययन किया जाता है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाष धातु का अर्थ है भाषा, वक्तायाम, वाची, अर्थात व्यक्तवाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। व्यक्तवाणी के रूप में, ध्यान रखिएगा, व्यक्तवाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है वह भाषा है। अब बात करते हैं भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है और अभी तक सर्वसम्मत कोई भी ऐसा लक्षण नहीं है जिसको पूर्णतः भाषा की परिभाषा की कही जा सके। संगठनात्मक दृष्टि से भाषा शास्त्रियों ने भाषा की परिभाषा की है, और वो परिभाषा क्या है कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है।
मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है, वो प्रतीक चिन्ह भाषा कहलाते हैं। अगर इस भाषा को विश्लेषित किया जाए तो ये परिभाषा ये जो भाषा की परिभाषा है, ये 4 बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। पहली बात है, भाषा एक पद्धति है, यानी भाषा एक सुसंबद्ध और सुव्यवस्थित योजना या संगठन है, एक पद्धति है जिसमें सब चीज़ें नियमानुसार चलती हैं, कर्ता कर्म क्रिया आदि व्यवस्थित रूप से आते हैं, तभी वह भाषा है। अगर इनका क्रम बदल दिया जाएगा तो भाषा व्यवस्थित नहीं रहेगी। सुव्यवस्थित पद्धति होने के कारण पद रचना और वाक्य रचना के विभिन्न नियम हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो हमारे पास शब्द भंडार होगा लेकिन पूर्ण अभिव्यक्ति अर्थ की नहीं होगी और वो भाषा नहीं कहलाएगी। इस व्यवस्था का ही फल है कि किसी भी भाषा का भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन और विश्लेषण किया जाता है और वो विभिन्न नियम बनाए जाते हैं। वो नियम व्याकरण के तहत भी होते हैं और भाषा विज्ञान के तहत भी होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई है, भाषा संकेतात्मक है। संकेतात्मक है अर्थात प्रत्येक भाषा में जो ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं उनका किसी वस्तु या क्रिया या कार्य से संबंध होता है। ये निठल्ली नहीं होती, वो यूं ही नहीं होती। उनका वो जो ध्वनियाँ हैं उनका किसी वस्तु से या किसी क्रिया से या किसी कार्य से संबंध होता है। ये ध्वनियाँ प्रतीकात्मक होती हैं। हमने तय कर न जाने किस समय तय कर लिया गया था कि पै के आ की मात्रा और न के छोटी की मात्रा लगाने से पानी एक शब्द बनता है और जिसका अर्थ होता है एक द्रव्य पदार्थ जल। इनका किसी वस्तु या क्रिया से मौलिक संबंध नहीं है। कोई भी ध्वनि किसी भाषा में किसी एक वस्तु का बोध कराती है तो वही ध्वनि दूसरी भाषा में दूसरे अर्थ को बताती है। ये भाषागत अंतर होता है। एक ध्वनि एक भाषा में कुछ और होती है, दूसरी भाषा में उसी का कुछ और होता है। जैसे एक शब्द है बाई, बाई शब्द राजस्थानी में कुछ और मिलेगा, बंगाल और कलकत्ता में कुछ और मिलेगा, महाराष्ट्र में और गुजरात में बाई का अर्थ कुछ और मिलेगा। इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि भाषा की दुनिया केवल संकेतात्मक और प्रतीकात्मक होती हैं और ये संकेतात्मक और प्रतीकात्मकता भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग अलग होती है। अर्थात अलग अलग ध्वनियों की अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अर्थ होते हैं। तीसरी विशेषता जो महत्वपूर्ण इस परिभाषा में आई थी वो ये थी, भाषा वाचक ध्वनि संकेत है। वाचक ध्वनि संकेत यानी मनुष्य अपनी वागेंद्रियों की सहायता से जिन संकेतों का उच्चारण करता है वही भाषा के अंतर्गत आते हैं। वाणी के माध्यम से जो संकेत किए जाते हैं उन्हीं को भाषा कहेंगे आप, और किसी को नहीं कह सकते। लाल पीली झंडियाँ, तार, वायरलेस के विभिन्न संकेत भाषा के अंतर्गत नहीं आते। इसी प्रकार से शंखनाद, भेरीनाद, बिगुल ध्वनि आदि के संकेत जो विभिन्न अर्थों की अभिव्यक्ति तो करते हैं लेकिन भाषा का या भाषा के उसके अंतर्गत वो नहीं आएंगे। अर्थ प्रकट कर रहे हैं, अभिव्यक्ति भी कर रहे हैं लेकिन वो भाषा नहीं है। इन ध्वनियों की विशिष्ट प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया का सूक्ष्म विवेचन विश्लेषण संभव है और इसके आधार पर ध्वनि विज्ञान नाम की एक शाखा प्रचलित है। लिपि या लेखन पद्धति भी भाषा का कार्य करती है परंतु वह मूल ध्वनियों का संकेतात्मक चित्रण है। अतः लिपि को गौण रूप से भाषा कहा जा सकता है। इसी आधार पर उच्चरित ध्वनियों को लिपिबद्ध किया जाता है और लिपिबद्ध का तात्विक रूप से उच्चारण किया जाता है। यहाँ पर यह भी समझ लेना चाहिए कि वागेंद्रियों के से उत्पन्न सभी ध्वनियाँ सार्थक नहीं हैं। जो हमारी वाणी से निकलने वाली आवाज़ें हैं वो सारी की सारी सार्थक नहीं हैं और न उनका भाषा में संग्रहण होता है। जैसे छींकना, खांसना, थूकना, ये भी आवाज़ तो करती है, वाणी तो है, लेकिन इनका भाषा से कोई संबंध नहीं है, भाषा में इनका अध्ययन नहीं होता। और चौथा जो तत्व उभर करके आया था उस परिभाषा में वो ये था कि भाषा यादृच्छिक संकेत है। यादृच्छिक संकेत अर्थात ऐच्छिक, अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक संकेत हैं। भाषा संकेत जो है वो विभिन्न भाषाओं के अध्ययन से ये पूर्णतः स्पष्ट होता है कि भाषा में जिन ध्वनि संकेतों का उपयोग किया जाता है वे पूर्णतः यादृच्छिक संकेत हैं। किसी भी विशेष ध्वनि का किसी विशेष अर्थ से मौलिक या दार्शनिक संबंध नहीं है, मान्यता प्राप्त हैं। उनका अगर संबंध ढूंढने की चेष्टा करें तो असफल होंगे। प्रत्येक भाषा में किसी विशेष ध्वनि को किसी विशेष अर्थ का वाचक मान लिया जाता है। किसी ध्वनि को किसी एक भाषा में किसी एक अर्थ का माना जाता है, उसी ध्वनि को दूसरी भाषा में दूसरे अर्थ का बोधक माना जाता है।
और परंपरा के अनुसार उसी अर्थ का वाचक हो जाता है, वो भविष्य के लिए वही अर्थ देता है। दूसरी भाषा में अन्य से दूसरे अर्थ का बोध कराता है। यानी अगर किसी भाषा में देखिए, जैसे पानी का अर्थ हिंदी में कुछ और शब्द कराएगा तो अंग्रेजी में उसके लिए दूसरा शब्द होगा, वहाँ परंपरा अलग है। यदि हम बालक की भाषा शिक्षण पद्धति को ध्यान में रखकर विचार करते हैं तो ज्ञात होता है कि बालक अपने माता पिता एवं संबंधियों के द्वारा उच्चरित ध्वनि संकेतों का अनुसरण करता है। जिस परिवेश में वो रहता है, जिस समाज में वो रहता है, उन्हीं का अनुसरण करता है। दूसरे समाज में पला हुआ व्यक्ति उन्हीं अर्थों को व्यक्त करने के लिए पूर्णतः भिन्न शब्दों का प्रयोग करता है। यानी एक हिंदी भाषी क्षेत्र में पला हुआ बालक अपनी बात कहने के लिए जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग करेगा या काम में लेगा, उन ध्वनि संकेतों को एक आंग्ल भाषा में पला हुआ बालक प्रयोग नहीं लेगा, वह पूर्णतः भिन्न शब्दों का प्रयोग करता है। इससे स्पष्ट है कि भाषा में प्रयुक्त सभी संकेत यादृच्छिक हैं, ऐच्छिक हैं, अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य होता तो सभी भाषाएं एक जैसी होती। जिस भाषा में जिस अर्थ के लिए जो संकेत स्वीकारते हैं वही अर्थ उस भाषा में लिया जाता है और दूसरी भाषा में दूसरा अर्थ लिया जाता है। यहाँ पर यह समझ लेना आवश्यक है कि ये संकेत पूर्णतः यादृच्छिक नहीं है। प्रत्येक भाषा में ये संकेत रूढ़ हो गए हैं, फिक्स हो गए, तय हो गए, जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं। उस भाषा में व्यक्ति विशेष अपनी इच्छा अनुसार नए ध्वनि संकेत का किसी विशेष अर्थ में प्रयोग तब तक नहीं कर सकता जब तक उसको सामाजिक स्वीकृति प्राप्त ना हो जाए। और सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद नए शब्द, नए ध्वनि संकेत और उनके नए अर्थ भाषा में सम्मिलित हो जाते हैं और इस प्रकार भाषा विकास करती है। इस विवेचन से ज्ञात होता है कि भाषा एक व्यवस्थित पद्धति है। इसके संकेतों के आधार पर अपने भावों की व्यक्ति की जाती है। यानी भाषा एक व्यवस्थित पद्धति है, ये अनर्गल या व्यर्थ नहीं है। इस प्रकार भाषा की परिभाषा करते हुए हमारे सामने 4 बिंदु मुख्य रूप से उभर करके आते हैं और उसी को भाषा कहा जाता है। और वो 4 बिंदु कौन कौन से थे? भाषा एक पद्धति है, भाषा संकेतात्मक है, भाषा वाचक ध्वनि संकेत है और भाषा यादृच्छिक संकेत है। धन्यवाद।